गुड मॉर्निंग गाइस, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम डायरेक्टली। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया था, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया, अभी वेटेड भी पढ़ लिया था। ठीक है, बेसिकली वो सब क्या थे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेक्निक था उसी के अलग अलग रूप थे। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाके अच्छे से देखें तो, और सब में आपने देखा होगा कि हमने कौन सी टेक्निक फॉलो करी है। सम इज टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, बस, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब थोड़ी सी सिंपल भाषा में समझा जाए तो क्लियर है। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आता है मीन के लिए, तो आपको मीन समझ में आ जाएगा, कभी कोई मीन में दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 एन आर NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCn, देन इट्स मीन इक्वल टू सोल्यूशन। ध्यान सुनिएगा, मीन पूछ रहा है तो मीन होता क्या है, एक्स बार अपन लिखते हैं तो एक्स बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्या होता है, ये फ्रिक्वेंसीज है उनके और ये वैल्यूज़ दिया, यानी 0 इंटू क्या दिया है NC0। ठीक है, फिर दिया 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2, ऐसे ही करते करते दिया है n इंटू NCn डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी क्या जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn। देखिएगा नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होता 2n, मैंने आपको PNC में पढ़ाया होगा। ठीक है, NC0 से NCn तक, लेकिन ऊपर वाले का दिक्कत है। तो ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको अपन लिखेंगे अगर समेशन में, तो समेशन क्या होगा, R इक्वल टू 0 टू n R इंटू NCR लिख सकते हैं अपन, डिवाइड बाई 2n लिख देते हैं, बवाल साफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 आएगा तो 0 0 0, 1 आया तो 1 और 2 आया तो 2। करेक्ट है। ध्यान सुनिए, आप सब पता है, अगर ये R हट जाता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो R हटाने के लिए ध्यान सुनिएगा, मैं क्या करूँगा, ये जो समेशन है R इक्वल टू 0 से, तो R इक्वल टू इसको 1 टू n कर दूंगा, और ये R इंटू, ध्यान सुनिएगा, इससे एक टर्म कम करूँगा, यानी कि एक टर्म बाहर निकालूंगा तो n बाई R इंटू n-1 CR-1 डिवाइड बाई 2n। अगर आपको नहीं पता है तो आप कॉपी खोलिए, समझ में आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने ना लिखवाया हो, मैंने लिखवा के दिया होगा। फॉर्मूला ये प्रूफ करके भी देता हूँ कि NCR इक्वल टू होता है n बाई R इंटू n-1 CR-1, ये मैंने लिख के दिया होगा, और ये मैंने बोला भी होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है, क्योंकि ये वहाँ काम करता है जहाँ पर बहुत अच्छे से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये तो ये कट गया। अब बेसिकली क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए n बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वेरिएबल क्या है R है। अंदर क्या बचा, तो अंदर अगर ध्यान से देखेंगे R की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पर R की वैल्यू 1 में से बन जाएगा 0, तो ये हो जाएगा n-1 C0 n-1 C1 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 C n-1 तक हो जाएगा, डिवाइड बाई 2n। आपको पता है ये जब NC0 से NCn तक होता है तो 2n होता है, तो ये n-1 से n-1 तक है, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू 2n-1 अपॉन 2n हो जाएगा। अब बेसिकली आपको पता है ये कटेगा तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा n/2, और ये आपका बेहतरीन आंसर है। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से करें। ठीक है, लिख ले, नोट करें, फटाक से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पहले मिटा दूं, अगर आप नोट ना कर पाएँ तो आप देखिए, अभी मैंने स्क्रीन छोड़ दिया है, तो आप क्या करें, जब भी स्क्रीन छोड़ दूं तो आप तुरंत पॉज कर ले और वहाँ से क्या करें, आप अपना मिटा लें। ठीक है, सॉरी नोट कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, इफ मीन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, n स्क्वायर इज 46n/11, देन फाइंड n। चलिए ठीक है, मैं आपको देता हूँ टाइम। ठीक है, आप 2 मिनट लीजिए और इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपको बताएगा कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है, गिव अप नहीं करना चाहिए। जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है ना, लड़का ना हथियार रख देता है, हट बोले हट, ये ना बहुत टाइम ले रहा है। समझ में आ रहा है,
और वो आपको लड़ना होगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। दिक्कत इसमें केवल ये है, सॉल्व करने के लिए ना आपको ना थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस की ज़रूरत क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर आपको लगे तो आप एक काम करें, थोड़ा सा इसको ना मतलब आप रोक सकते हैं, मतलब जैसे पॉज करिए और सॉल्व करिए, उसके बाद फिर देखिएगा। ठीक है, सोल्यूशन देखिएगा। आपको पता है, बोल रहा है कि मीन यानी कि 46n/11 इक्वल टू क्या होगा। आपको एकदम क्लियर है, इसमें कोई अपन को करने या ना करने की बात नहीं है। आपको पता है 46n/11 इक्वल टू क्या दिया है, इन सब का इसका मीन है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर बाई n होगा। और आपको पता है इसका मीन क्या आएगा, आप देखिए इसका उसका n+1 2n+1 बाई 6 डिवाइड बाई ये n। ठीक है, तो n से n कट जाएगा तो बचेगा क्या, n+1 2n+1 बाई 6। ये हमारा जो है इसका मीन आएगा। ये मैं पहले ही कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 6 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से उधर मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो होगा क्या, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 276n, और ये हो जाएगा 11 इंटू देखिएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 3n प्लस 1, तो जो कि बाद में क्या हो जाएगा 22n स्क्वायर प्लस 33n प्लस 11 प्लस 30 प्लस 11। एक तरफ करिए सबको, इसको उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 22n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस आएगा माइनस 243n प्लस 11 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये बेसिकली कुछ नहीं है, आप ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो 22 और 11 का जब मल्टीप्लाई करते आते हैं तो 242 आता है, और ये बेसिकली आप लिख सकते हैं 243 माइनस 1 242 माइनस प्लस 1 242 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 22n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 242 प्लस 1 242 प्लस 1 और ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ओपन करिए 22n स्क्वायर माइनस 242 माइनस n प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ से 22n कॉमन लिया तो n माइनस 11 माइनस 1 कॉमन लिया यहाँ पे माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 11 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू होगा 11 और 1/22। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से 1/22 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेटा, और नंबर ऑफ डेटा कभी फ्रैक्शनल नहीं होता है। नंबर ऑफ डेटा कैन नॉट बी कांट बी फ्रैक्शनल, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं 1/2 रख करके यहाँ चेक करते हैं, 1/22 और रख करके चेक करते हैं देखो करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, बट अगेन वो भी क्या आ जाएगा, तो मीन है ये तो फ्रैक्शनल आ ही सकता है, समझ में आ रहा है। बट 1/22 n है जो कि नंबर ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करता है, तो वो नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा 11, तो ये हमारा आंसर है, और बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर है। लड़के यहाँ पर या करके बहुत देर तक बैठे रहते, समझ में आ रहा, पेन चलाने का मन नहीं करता। नॉर्मली ये सबसे आखिरी टॉपिक होता है या लास्ट में पढ़ाया जाता है, इसलिए अच्छे अच्छे लोग भी ना इसमें आगे थक जाते हैं यहाँ तक आते आते। आप मत थकिएगा, आप अपने आप को टाइम दीजिए, सॉल्व कीजिए, समझ में आ रहा, जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है, उतना बढ़िया सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी है ये सब एग्जाम्पलार के क्वेश्चंस है, समझ में आ रही है, कहीं से उठाए नहीं जा रहे, समझ में आ रहा है। कोई किताब में इतना मतलब एग्जाम्पलार में ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा और भी क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, समझ में आ रहा, बट मैं आपको बोलूँगा, बार बार बोल रहा हूँ कि प्रेफर करिए एग्जाम्पलार के क्वेश्चन करने का। अगर आप उसे कर पाते हैं
तो विश्वास कीजिए आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, इफ, ये पेन थोड़ा सा बदल लेते हैं, इफ a variable, if a variable expressed as a linear function of two variable, expressed as a linear function of two variable u and v in the form of x equal to au plus bv, full stop, then find mean of x find mean of x, बोल रहा है मीन ऑफ एक्स निकालो। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं सॉल्यूशन। बेसिकली ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है, पहले देखिए दिया है, गिवन क्या दिया है, x इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। ध्यान देखिएगा, मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस में पूछा गया है, मेंस में मतलब IEEE में। ठीक है, चलिए x इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। याद रखिएगा कभी भी x को, अगर आपको किसी भी वेरिएबल को उसको मीन में बदलना हो तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई n करेंगे, डिवाइड बाई n। करेक्ट है, क्यों सर, किसी भी डेटा को, किसी भी वेरिएबल को अगर उसके मीन में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई n करेंगे। तो ये क्या जाएगा, x बाई n इक्वल टू ए यू प्लस बी वी डिवाइड बाई n। अब आप देखो x डिवाइड बाई क्या जाएगा, x बार हो जाएगा, और ये भी अलग अलग डिवाइड होगा तो क्या जाएगा, ए यू बार प्लस बी वी बार। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये मीन है, ए यू बार प्लस बी वी बार, ये हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है, बस इतना ही सिंपल है, समझ में आ रहा। बात ये होती है, अगर आप इसको एनफ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जो सिंपल छोटे से जो क्वेश्चन है ये भी क्या होते हैं, आपसे छूट जाते हैं। समझ में आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें, कुछ ना समझ में आए तो पूछते रहें। समझ में आ रहा। चलिए बहुत हो गया प्रॉब्लम, चलते हैं कुछ लिखा पढ़ी वाला काम कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए देखिएगा ध्यान से, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक, पहला लिखिएगा प्रॉपर्टी 1, इन अ स्टैटिस्टिकल डेटा, लिखिएगा नोट करते रहिए, इन अ स्टैटिस्टिकल डेटा, इन अ स्टैटिस्टिकल डेटा, comma, the sum of deviation of items या basically of data लिखिए, sum of deviation of data from arithmetic mean is always zero, is always zero, full stop। that is बेसिकली क्या है कि सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब जो डेटा है उसमें से अगर एक्स बार माइनस कर दिया सब में अरिथमेटिक मीन, इसका सम निकाला जाता है, आंसर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बोला कि मीन से ना सेंट्रल टेंडेंसी नापते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ये डेटा का मान लीजिए मतलब रेंज है, परास है, या ये फैला हुआ है डेटा का, यहाँ से डेटा शुरू होता है यहाँ तक जाता है, डेटा इसमें फैले हुए हैं, उसका जो मीन होगा समवेयर यहाँ होगा। तो मीन जो होता है ना वो एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू होता है, एवरेज होता है, सबको जोड़ते हैं उससे हम डिवाइड करते हुए, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी एकदम एग्जैक्टली वहाँ जाएगा। तो उसके जो सारे डेटा होंगे, सम ऑफ इधर वाले जो डेटा होंगे और इधर जो डेटा होंगे, उनको सम करोगे दोनों क्या देंगे, इक्वल आएंगे। लेकिन जब एक्स आई माइनस एक्स करोगे तो इधर वाले आएंगे निगेटिव, इधर वाले क्या आ जाएंगे पॉजिटिव। अब दोनों इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे,
कैंसल आउट करके 0 हो जाएंगे। चलिए, ये तो हो गया जनरल कहने वाली बात। अब मैं आपको एग्जांपल करके ही दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए मैं आपको डेटा दे देता हूँ 1 2 3 4 5 5 और 9 3 12 2 14 1 15, ठीक है। ये हमारे डेटा है मान लीजिए। तो इनका जो मीन है x बार है वो क्या होगा, इनको ऐड कीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2 2 4 1 5, तो 5 5 4 9 3 बार 14 1 15 15/5, यानी कट के क्या जाएगा 3। तो हमारा मीन क्या होगा 3। ध्यान सुनिएगा। तो अब डेविएशन निकालते हैं हम। क्या करेंगे, ये हमारे xi हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा xi - x। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5। 1 में से जब 3 निकालेंगे तो क्या आएगा -2, 2 में से 3 निकालेंगे तो -1, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2। अब ध्यान देगा -1 से +1 कट के क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सम इक्वल टू होगा 0। ये समझ में आया आपको? ये इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट भी बातें हैं। समझ में आ रहा कि डेविएशन आपसे निकालना होगा। समझ में, याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन के बारे में कि फैलाव क्या है, फैलाव का कैलकुलेशन क्या है, मीन के अकॉर्डिंग, मीडियन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब मीन के आजू बाजू जब सम ऑफ डेविएशन रहता है ना, हमेशा 0 होता है। समझ में आ रहा, ये बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान था, मुझे लगता है आपको समझ गया होगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ना समझ में आए तो एक आध दो और क्वेश्चन ले लीजिएगा जो पहले वाले भी हैं। समझ में आ रहा है? और आप करेंगे तो आपको वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा कि ये करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा, इन अ स्टैटिस्टिकल डेटा, in a statistical data, the sum of squares of the deviation of items from AM is least full stop। that is, बोल रहा है, ध्यान सुनिए, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, तो अगर बोलते हैं कि डेविएशन का अगर स्क्वायर करके सम किया जाए, जैसे देखिए निगेटिव था तो ऐसे जोड़ के तो कट कर दिया तो 0 हो गया था। लेकिन अगर निगेटिव ना हो, उसका मतलब क्या किया, अपन ने स्क्वायर माइनस किया, उसका स्क्वायर कर दिया, तब तो निगेटिव खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। तो ऐसे डेटा को अगर सम किया जाए, तो जब अगर मेरा जो डेविएशन जिसके अकॉर्डिंग निकाला जा रहा है, अगर वो मैं मीन लूँगा तो मेरा जो डेटा आएगा वो मिनिमम आएगा, मिनिमम डेविएशन रहेगा। ध्यान सुनिएगा, दैट इज, कहना क्या चाहता है कि समेशन xi - x बार का स्क्वायर जो होगा ना, ये जो होगा ना, ये मिनिमम होगा, मिनिमम है ये, फुल स्टॉप। ये जो डेटा है ये मिनिमम कभी होगा, मिनिमम ही होगा, फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने x बार लिखा, मतलब मीन लिया, अरिथमेटिक मीन लिया। मतलब जो xi में दिए थे डेविएशन का स्क्वायर करके सम जो करेंगे, तो जो भी डेटा आएगा वो मिनिमम होगा। तो सर ये कब काम आएगा? अभी जब डिस्पर्शन पढ़ेंगे अपन, तो उसमें अपन पढ़ेंगे डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेविएशन नहीं पढ़ते, उसमें मीन डेविएशन पढ़ते हैं, मीन डेविएशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मीन डेविएशन सब कब सबसे ज़्यादा होगा, सब कब से कब सबसे मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम कब होगा मीन डेविएशन? तो मीन डेविएशन मिनिमम कब होता है? जब हमारा जो मतलब जिसके अकॉर्डिंग डेविएशन निकाला जा रहा है वो हमारा क्या हो, अरिथमेटिक मीन हो। ये बातें हम जब बाद में पढ़ेंगे तो उस पे बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा इज मिनिमम या इज लीस्ट लिख लीजिएगा। ये लिस्ट है, सबसे छोटा है वैल्यू। समझ में आ रहा है? कब? जब x बार हो यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिएगा, बोलता क्या है, इफ ईच डेटा इज इंक्रीज्ड
increased or decreased, if each data is increased or decreased by same amount, then mean also increased or decreased by same amount, by that same amount. इसका मतलब क्या है? दैट इज मतलब मान लीजिए अगर डेटा मान लीजिए x1 है और x2 है और x3 है डॉट 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 और xn है और इसका मीन मेरा x बार है, तो अगर मैं डेटा में ध्यान सुनिएगा x1 प्लस माइनस सम a कर दूं, मतलब नया डेटा ऐड कर दूं, और x2 प्लस माइनस वही डेटा a, x3 प्लस माइनस a वही डेटा से इंक्रीज कर रहा हूँ डॉट 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 xn प्लस माइनस a से करूँगा, तो जो मेरा मीन होगा वो भी क्या होगा? x बार प्लस माइनस a हो जाएगा, एकदम सेम डेटा से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही वो 170 174 170 वाला प्रॉब्लम याद है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान सुनिएगा, x1 x2 x3 xn को अलग कर लूँगा और a को एक साथ कर लूँगा। तो अगर सब में प्लस है तो प्लस na हो जाएगा डिवाइड बाई n, तो n से n करके क्या बच जाएगा? a। और x1 से लेकर के xn तक का जो सम होगा उसको डिवाइड बाई n से करेंगे क्या आ जाएगा? x बार आ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी क्या है? ये करेक्ट है। लिख ले फट से। अब बहुत ये काम का है, बहुत काम का है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ x बार इज मीन ऑफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn, फुल स्टॉप। बोल रहा है कि इफ अगर मान लीजिए x बार क्या है? मीन इसका है, देन मीन ऑफ ax1 ax2 ax3 डॉट 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 axn इज क्या हो जाएगा? ax बार, फुल स्टॉप, एक्सेप्ट a इज नॉट इक्वल टू क्या ना चाहिए? 0। a क्या हो? 0 ना हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर ईच डेटा को मैं a से गुणा कर दूं तो हमारा जो मीन होगा वो भी a से गुणा हो जाएगा। इसका ये भी मतलब है अगर ईच डेटा को मैं 1/, मतलब 1/a, मतलब a तो कुछ भी नंबर है ना, तो 1/, अगर 7 से मतलब सारे डेटा को 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा मीन भी क्या होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल एज इट इज़। क्लियर है? ये याद रखिएगा। और इसके इंटरेस्टिंग मतलब जो हिंदी में बता रहा हूँ वो याद रखे, ज़्यादा समझ में आ रहा है। डेटा को अगर सारे डेटा को मैं एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सभी को उसी नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो मीन होगा ना वो भी डिवाइड ही हो जाएगा। तो सर इसमें डिवाइड का, अरे बेटा मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लाई बाई अ नंबर, मतलब डिवाइड भी तुम मान सकते हैं कि a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर a की वैल्यू 1/2 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, और क्या। क्लियर है? तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, अरिथमेटिक मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ origin, full stop। that is, it is not affected by any change in origin। देखिए अगर समझ में आया ना तो बोलने वाली बात ये भी है कि चूंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, याद है मैंने आपको बताया था सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, मैथमेटिकल और ग्राफिकल मेथड। तो पहला बात तो मैथमेटिकल ही है, मैथमेटिकल है तो ग्राफ से कोई लेना देना है नहीं, तो ओरिजिन को कहीं भी इधर उधर खिसकाएं कोई लेना देना है नहीं। मीन मेरा एग्जिस्ट करेगा और वही करेगा, बराबर है, पहला चीज़ है।
दूसरा चीज़ ऐसे भी देखा जाता है कि ओरिजिन चेंज होता है तो क्या होता है, आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड। जब ओरिजिन चेंज होता है तो डेटा की वैल्यू प्लस माइनस होती है। अच्छा एक बात बताइए, प्लस माइनस होने से जो प्लस माइनस कर रहे हो, जैसे अगर सारे डेटा में प्लस माइनस 5 कर दिया आपने, तो मेरा ओरिजिन का भी वैल्यू तो भी देखो, जो मेरा जो मीन है वो भी तो प्लस माइनस 5 हो जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, यानी मेरा जो अरिथमेटिक मीन पर उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू बदल जा रही है, उसका डायग्राम बदलने से उसकी वैल्यू बदल रही नहीं। आप उसको नीचे करोगे तो जितना सारे वैल्यू में ऐड होगा ना, वहीं के उसी में वो भी वैल्यू ऐड हो जाएगी। यानी वो डेटा हट नहीं रहा, अपने ओरिजिन अपनी ही जगह पर बना हुआ है। क्लियर है? तो ये चीज़ें इस तरीके से समझी जाती है। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 2 एक्चुअली में इसको जस्टिफाई करता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये कंबाइंड मीन को, मतलब कंबाइंड मीन वाला है। क्लियर है? बट फिर से मैं लिख देता हूँ, नहीं लिखा तो भी काम चल जाता, बट ठीक है लिख देता हूँ। देखिएगा, इफ़ x1 बार एंड x2 बार आर मीन ऑफ 2 related groups, having n1 and n2 items respectively, so stop. Then combined mean of both group is given by x बार इक्वल टू क्या होगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2। याद है कंबाइंड मीन, ये वही है। क्लियर है? चलिए क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी का अरिथमेटिक मीन इंपॉर्टेंस है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर प्रॉपर्टी का अरिथमेटिक मीन आपको नहीं आएगा तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट इसका मतलब ये है अगर ये आपको आता है तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा इन द सेंस कि आपको ना मतलब बढ़िया क्वेश्चन ना बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ, अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ये मिटाता हूँ मैं। ठीक है? चलिए, वीडियो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, बताना ज़रूर कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ मीन ऑफ if mean of an observation of a group is x bar, so stop. If each observation is divided by alpha and increased by 10, then mean of new observation is जो नए ऑब्जर्वेशन है उसका मीन क्या होगा। मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ग्रुप इज एक्स बार। ठीक है, देखिए सोल्यूशन देखिएगा। बेसिकली दिया क्या है कि x1 मान लीजिए डेटा है, x2 मान लीजिए डेटा है, x3 मान लीजिए डेटा है, डॉट 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 ऐसे ही xn डेटा है और इनका मीन कितना दिया है, x बार दिया है। बोल रहा है कि हर डेटा को मैं अल्फ़ा से डिवाइड कर रहा हूँ और 10 से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो नया मीन क्या होगा। तो एक काम करते हैं, बेसिकली दिया क्या है, तो दिया क्या है अगर ध्यान से देखोगे, दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस एक्स एन डिवाइड बाई एन इक्वल टू क्या दिया है, एक्स बार दिया है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब कर क्या रहे, तो अपन कर रहे x1 डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस 10 ने, अगला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, x2 डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस 10, ठीक है। ध्यान से इसको मैं प्लस कर देता हूँ, मैं टोटल ऑलरेडी निकाल देता हूँ, क्या जाएगा x3 डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस 10, और इन सब को डिवाइड बाई क्या करना है n, और ये मेरा क्या हो जाएगा x बार न्यू, नया मीन जो होगा यही होगा। सर ये जो डेटा है समझ, सबका सम कर देंगे, डिवाइड बाई n कर देंगे। चलिए मुझे मिटाना होगा। आई होप आपने क्वेश्चन को क्या किया होगा, नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप पॉज करिए और नोट कर लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, ठीक है, प्लस ये 10 10 10 प्लस 10 इंटू एन डिवाइड बाई n। अब n को अलग अलग कर सकते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn बाई n, यानी कि x बार यही दिया हुआ है, प्लस 10n बाई n यानी कि 10। बेसिकली क्या हो गया, जो मीन है यही न्यू मीन है, यही मेरा आंसर है। तो यानी क्या होगा, पुराना मीन भी डिवाइड बाई अल्फ़ा होगा और ऐड हो गया 10, यानी कि डेट। देखिए एक बात है, यही प्रॉपर्टी अगर आप लगाते थे तुरंत ना, तो तुरंत आपको आंसर मिल गया था, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। क्या सर क्या प्रॉपर्टी लगाते थे सर हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर ऑब्जर्वेशन को अगर मैं अल्फ़ा से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो नया मीन होगा वो भी क्या होगा, अल्फ़ा से डिवाइड हो जाएगा। अगर सारे डेटा को 10-10 से इंक्रीज करूँगा तो जो नया मीन होगा वो भी क्या होगा, 10 से इंक्रीज है, बस ख़त्म। तो ये क्वेश्चन इतना दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं थी, आप तुरंत लिखते थे कि x न्यू जो होगा वो होगा x बार बाई अल्फ़ा प्लस 10। क्यों सर, क्योंकि इसको भी हम अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे और 10 से इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि डेटा इंक्रीज हो रहे हैं। बस सर इतना ही, बस इसमें ध्यान रखने वाली बात थी, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। समझ में आया आपको? चलिए, ये है प्रॉपर्टी का महत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, मीन ऑफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn is x bar full stop if observation xp is replaced by xp dash, then find new mean solution। देखिए भैया, मैं तुरंत लिखूंगा, 1 मिनट में लिखूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको भी आना चाहिए, क्योंकि इतना चिल्लाने के बाद अरिथमेटिक मीन पर मैं एक लाइन में ही आंसर इसका देना चाहूँगा। और वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, x न्यू मीन क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। n डेटा थे जिनका मीन है x बार, तो टोटल सम क्या होगा, n x बार हो जाएगा। इसमें से मैं किसको रिप्लेस कर रहा हूँ, xp को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो माइनस क्या करूँगा मैं, xp। उसके जगह मुझे क्या डालना है, xp डैश, तो मैं क्या करूँगा प्लस xp डैश, और इन सब को डिवाइड किससे करूँगा, n से, क्योंकि ये देखिए टोटल सम था, इसमें से मैंने xp को हटा दिया क्योंकि रिप्लेस करना है xp डैश। याद है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट था। तो ये हो गया आंसर। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये एक लाइन में आंसर समझ में आएगा, नहीं देखा होगा तो बेटा आपको नहीं समझ में आएगा, बंद करिए, फालतू में टाइम बर्बाद ना करें, आपसे कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखने में कितना खड़ूस दिख रहा है, बट कितना आसानी से आता है अगर आपको बेसिक आपका स्ट्रांग है तो। अदरवाइज भगवान आपका भी भला करे, और हम लोगों का तो नहीं कर रहा है भाई, लॉकडाउन लग जा रहा है, हालत हो जा रही है पतली, ठीक है।
तो इस तरीके से अरिथमेटिक मीन जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो अगला जो मतलब मीन में ही अभी हैं आप लोग, अब ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन है तो उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, देन वी मूव ऑन टू द मीडियन एंड मॉड। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ क्या, ज्योमेट्रिक मीन। देखिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारा हो गया फोर्थ, ज्योमेट्रिक मीन। आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन को हम क्या कहते हैं, जीएम से दिखाते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है, चूंकि ये मीन है तो मीन केवल दो ही टाइप के डेटा का निकलता है। कौन कौन, एक तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है, जिसमें डेटा और फ्रीक्वेंसी दी रहती है। क्लास वाले का नहीं निकलेगा, इसमें भी वही काम है। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला वाले लिख लेते हैं, क्योंकि वैसे यार बवाल तो बहुत ही होंगे। ठीक है, चलिए ज्योमेट्रिक मीन। तो ठीक है, पहला फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, क्या होता है, लेट x1 x2 x3 डॉट 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 एक्शन और n ऑब्जर्वेशन देन। अच्छा, एक बार अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक में, हार्मोनिक मीन में पढ़ाया था आपको सीक्वेंस सीरीज में, तो वही है, बेसिक डेफिनेशन वही है जो हमने वहाँ पढ़ा था। x1 x2 x3 डॉट डॉट एक्शन और n ऑब्जर्वेशन देन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या हो जाता है, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 इंटू xn पावर 1/n। खत्म हो गया, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। क्लियर है? अच्छा, नोट लिख सकते हैं यहाँ पर, आपको बहुत ज़्यादा समझना चाहता। पहला ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, √AB या a इंटू बी पर 1/2। करेक्ट है, दो डेटा है, ज्योमेट्रिक मीन √AB। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी क्या होगा, 3³ क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, यानी कि ABC पर 1/3। समझ में आ रहा? तो ये सब चीज़ें जो है आपको ऐसे एकदम रट्टा पता होनी चाहिए। नोट कर लीजिए फट से, 3 डेटा है, 4 डेटा है, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 1/, बोल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हम पहले भी सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, देखिएगा ध्यान से, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है क्या दिया होगा, आपको पता है डेटा दिया होगा जिसको हम xi बोलते हैं, और दिया होगा फ्रीक्वेंसी जिसको हम fi बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता है, वेट भी बोल सकता है। समझ में आ रहा? कुछ भी बोले, आपको समझना वही है। चलिए देखिएगा ध्यान से, डेटा क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, f1 f2 f3 डॉट 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 fn। ध्यान सुनिएगा, ज्योमेट्रिक में देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। बेसिकली क्या है, ध्यान सुनिएगा, सारे डेटा का मल्टीप्लाई। तो x1 कितनी बार आया है, f1 बार आया है, यानी x1 को मैं x1 इंटू x1 कितनी बार लिखूंगा, f1 लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 पर पावर f1 इंटू x2 पर पावर f2 इंटू x3 पर पावर f3 इंटू डॉट 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 इंटू एक्शन पर पावर fn डिवाइड बाई, और सब में सारे डेटा का बोलो तो डिवाइड बाई 1/कैपिटल N। अब कैपिटल N क्या है सर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेयर कैपिटल N इक्वल टू इज नथिंग बट सम ऑफ fi। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा एकदम वही फॉर्मूला है, पहला सारे डेटा का मल्टीप्लिकेशन। तो x1 कितनी बार आता है, f1, तो x1 को मैं f1 बार लिखूंगा, तो x1 इंटू f1 हो जाएगा, x1 पर पावर f1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x2 को f2 बार, यानी x2 इंटू x2 इंटू f2, तो x2 पावर f2 हो जाएगा। इसी तरह आप सबको लिखेंगे, डिवाइड बाई 1/n, यानी कि सारे डेटा का कितने डेटा है। क्लियर है? तो यानी सभी फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, ऐड कर देना है। क्लियर है? देखिए बेसिक ना, मतलब अरिथमेटिक मीन अगर आपका बेसिक डेफिनेशन पता है तो आप वो फॉर्मूले दे, डिस्ट्रीब्यूटर दे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं,
और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन से अभी तक इस यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है स्टैटिस्टिक्स के। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है इससे? वो सीक्वेंस और सीरीज वाले ही पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अभी तक ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पूछेगा तो बहुत ही सिंपल पूछेगा। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन दिया है, ध्यान देखिएगा, एक्स आई एफ आई। एक्स आई दिया है 2, 4, 8, 16। एफ आई दिया है 4, 3, 2, 1। बोल रहा है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। सॉल्यूशन, आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है कि एक्स आई अपॉन एफ आई, यानी 2 पर पावर 4 इंटू 4 पर पावर 3 इंटू 8 पर पावर 2 इंटू 16 पर पावर 1 पर पावर 1 अपॉन क्या, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, यानी डिवाइड बाय 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 पावर 4, इसको 2 पावर 4 ही रहने दीजिए। ये 4 पर पावर 4 को लिख सके 2 पावर 2, 2 पावर 2 इससे मल्टीप्लाई करके क्या देगा 2 पर पावर 6। ये देखिए 8 को लिए 2 पावर 3, 3 दूनी 6, यानी 2 पावर 6 ये भी हो जाएगा। और 16 पावर ये 2 पावर 4 है बेसिकली, पावर 1/10। आप ध्यान देंगे तो 2 पावर क्या हो जाएगा 6, 6, 12, 4, 16, 4, 20। 2 पर पावर 20 गुणे 1/10, 10 दूनी 20, यानी 2 पर पावर 2, यानी आंसर कितना आएगा 4। 4 इज़ दी ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन ऐसा ही इजी होगा, अदरवाइज इसमें भी क्या हो सकता है, इसको रिप्लेस करो, उसको करो, ऐसा करो, वैसा करो, कंसेप्ट वही है, आप कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसमें आप ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें डिवाइड करेंगे और गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन याद रखिएगा, इस पर बहुत आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फालतू इस पर अपना बहुत ज़्यादा ना मतलब दिमाग दही ना करें। समझ में आ रहा? तो बस समझ लें कि चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या है हार्मोनिक मीन? तो ये हो जाएगा 5वां, हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन, इसको आप जानते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ रेसिप्रोकल। मतलब रेसिप्रोकल का मीन निकाले, फिर जो रिजल्ट है उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे, तो वही हमारा क्या होता है हार्मोनिक मीन। आपको पता है, देखिए अपन का पहले रेसिप्रोकल लेते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल करते हैं, वापस हम लोग हार्मोनिक मीन, क्योंकि आपका तो 1/h = निकलता ना। आपको याद है हार्मोनिक मीन मैंने बताया था? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें पहला हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। देखिएगा, लेट x1, x2, x3 ... xn आर एन ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। देन हार्मोनिक मीन को HM से दिखाते हैं, ये लिख लीजिएगा HM इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन 1/x1 + 1/x2 + 1/x3 + ... + 1/xn। रेसिप्रोकल है, उसका मीन है, और फिर उसका रेसिप्रोकल उल्टा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन। नोट लिख सकते हैं, पहला हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B क्या होगा HM 2/1/A + 1/B। अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 2AB/A + B। ये आप सब जानते हैं। दूसरा हार्मोनिक मीन ऑफ A, B एंड C निकाल लीजिएगा। अब आप बच्चे नहीं हैं, सब चीज़ कर करके दिया जाए। ठीक है, इतना तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करते रहिए लिखने के लिए। समझ में आ रहा, सबसे सही तरीका यही है। हार्मोनिक मीन ऑफ
क्या चीज़, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप पूरा लिख लीजिएगा, आप हमारी तरह शॉर्टकट में मत लिखिएगा, बाद में बड़ा नुकसान हो जाता है, बड़ा नुकसान। ठीक है, आपको इसमें पता है डेटा दिया रहेगा, डेटा xi और फ्रीक्वेंसी दिया होगा fi। क्लियर है? डेटा कैसे दिया रहेगा, तो यहाँ होगा x1 x2 डॉट 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 xn, यहाँ होगा f1 f2 डॉट 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 fn। ये हमारी चीज़ें दी हुई होंगी। तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हार्मोनिक मीन आपको पता है n अपॉन होता है, तो यहाँ पर n की जगह क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn डिवाइड अपॉन क्या हो जाएगा, हाँ, f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 प्लस डॉट 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 प्लस fn अपॉन xn। बस ये हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बातें नहीं होगी ना, इस पर कोई एग्जाम्पल सब अपन हार्मोनिक मीन के एग्जाम्पल अपने सीक्वेंस सीरीज में करा हुआ है, उठा के देख लीजिएगा बड़ा मन करेगा तो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में ये सब नगड़ है, इन सब की कोई औकात है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हार्मोनिक मीन ख़त्म। ठीक है, चलिए आते हैं 6 पॉइंट पे। आपको पता है टोटल सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको कितने पॉइंट लिख के दिए थे, 8-9 पॉइंट लिख के दिए थे। 9th पॉइंट में बोला था ऑप्शनल होगा, टाइम मिलेगा तो पढ़ाऊंगा। अभी देख करके तो मुझे नहीं लग रहा है मैं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मैंने सोचा था 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, बट तीसरा लेक्चर यही चल रहा है, 5-6 लेक्चर हो जाएगा मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा, तो ये नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो छोड़ेंगे उसे। ठीक है, रही बात अगला टॉपिक ज़रूर बता दीजिएगा, मैसेज करिएगा, ज़रूर सोच के आराम से मैसेज कीजिए कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए। अगर अब बचा क्या है, तो मेरे जिम्मे बचा है आपका कोऑर्डिनेट बचा है, जो आपने बोला है कि सर पढ़ाइए, तो अपन बोल रहे हैं ठीक है पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेरा सिलेबस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मेरा सिलेबस है, आप जैसे मेरा मतलब ये है कि आप मुझे पहले ही बता दें जिस दिन मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ कि सर आपको ये पढ़ाना, उस हिसाब से उस स्पीड से मैं पढ़ाऊँगा। मेरा केवल अलजेब्रा और वेक्टर 3D पढ़ाना है, मेरे मतलब सिलेबस में था। ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को पढ़ाया। जो ये स्टैटिस्टिक्स ये सब बेसिक मैथ्स में आते हैं, समझ में आ रहा। सेट हो गया, रिलेशन हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, सब इंडक्शन हो गया, ये सब के सब बेसिक मैथ्स में आते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी हो गई, समझ में आ रहा। बट अपन ने कोशिश करें जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं, जो चीज़ पढ़ा सकते हैं पढ़ाए। ठीक है, आपको कुछ और लगता है कि ये चीज़ पढ़ना है सर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, समझ में आ रहा, तो आप बताएंगे तो मैं उसे पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो 6वां बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। ठीक है, पहला ऑर्डरिंग रिलेशन। ऑर्डरिंग रिलेशन, कौन बड़ा कौन छोटा, आपको सबको पता है, ये पूरे दुनिया का फेमस फॉर्मूला। AM इज़ ग्रेटर देन, GM इज़ ग्रेटर देन HM। आपको पता है अरिथमेटिक मीन बड़ा है या इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन के, बड़ा है या इक्वल है हार्मोनिक मीन के। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इक्वलिटी होल्ड, इक्वलिटी मतलब बीच में जो इक्वलिटी होल्ड ओनली व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी डेटा हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम। याद है आपको मैंने सीक्वेंस सीरीज में बताया था कि इक्वल तभी होंगे जब हमारा सीरीज क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कोई भी सीक्वेंस सीरीज अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक AP GP HP तीनों में है, तो वो तभी है जब वो क्या हो सारे डेटा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कि कांस्टेंट सीक्वेंस होना चाहिए। मैं बता चुका था। दूसरा कि AM, GM एंड HM फॉर्म्स GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि G² इक्वल टू क्या होता है, AH, मतलब बीच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AH, अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ये भी चीज़ें बता चुका हूँ। तो बहुत रिलेशन बस छोड़िए बकवास, बस ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन, समझ में आ रहा, तो इसलिए इसको यहीं पर अब ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो मीन बस इतना ही है, मीन, अब इसके अलावा अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो मीन ख़त्म हो गया। ठीक है, मीन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अरिथमेटिक मीन ही इंपॉर्टेंट है, उसी की प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा, वो सब चीज़ें बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम मीडियन और मॉड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद देन वी मूव ऑन टू द वेयर, यस, डिस्पर्शन पढ़ेंगे। तो उसमें भी मेरे हिसाब से 2 लेक्चर तो लगने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली सिलेबस में तो डिस्पर्शन ही है, ठीक है। बट ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है और उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना मत भूलना, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे मैसेज ज़रूर करना, ठीक है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बाय बाय, एंजॉय।